हेलो फ्रेंड्स, ला एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं एन पांडे। देखिए, हम सभी ने भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा तय की। हमने देखा कि भारत के संविधान बनने तक कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ, तो सारे एक्टों के बारे में अच्छे से जाना। आज हम डिस्कशन करेंगे भारत के संविधान की विशेषता। मैं पहले ये बता दूं कि हर एग्जाम की दृष्टि से भारत के संविधान की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा, उससे ज़्यादा कहीं आने वाला नहीं है। आज इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं बताता हूं, पहली टॉपिक है भारत के संविधान की विशेषता। उसमें पहली टॉपिक मैंने ली है विशालता। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। ये इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं आपको बता दूं। जब भारत का संविधान बना तब उसमें मात्र 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, और अनुसूचियां 8 थी। आज के समय में संशोधन होने के बाद 25 भाग हो चुके हैं। अगर संशोधन के आधार पर कहा जाए तो इस समय भारत में लगभग 468 के इर्द गिर्द आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो भारत का संविधान बड़ा कैसे हुआ ये देखते हैं। चूंकि भारत, देखिए, जितने भी संघात्मक संविधान हैं वो या तो संघ के बारे में कहते हैं या तो राज्य के बारे में कहते हैं। अगर मान लिया बाय द वे दोनों के बारे में कहते भी हैं तो नाम मात्र का, किसी एक के बारे में कहेंगे, एक के बारे में ज्यादा कहेंगे। लेकिन भारत का संविधान जो है वो राज्य तथा संघ दोनों का प्रावधान करता है। देखिए कैसे भारत के संविधान में संघ का प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। राज्य का प्रावधान भाग 6 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक है। अब बताइए, दोनों का स्पष्ट, राज्य और संघ का दोनों का ही स्पष्टीकरण कर दिया गया है प्रावधान कैसा है। और किसी संघात्मक जो भी संविधान है उसमें आनुषंगिक अंगों का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में आनुषंगिक अंगों का प्रावधान किया गया। आनुषंगिक है कौन कौन? ये आनुषंगिक मतलब सहायक अंग होते हैं जो शासन करने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, स्थानीय शासन और सहकारी समिति। ये सारी बातों का उल्लेख किया गया। और उल्लेख करते करते भारत के संविधान में पहले 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 सूचियाँ। आज के समय में संशोधन होते होते कहाँ पहुँच गया? 25 भाग आर्टिकल के, मतलब संशोधन के आधार पर कहा जाए तो विशेष प्रकार से ना पूछा जाए तो मत बताइएगा, लेकिन अगर विशेष प्रकार से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 468 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है, क्योंकि भारत का जब संविधान बना तो कई देशों के संविधानों को जांचा परखा गया और जो जिसकी विशेषता थी पूरा छानने के बाद उस विशेषता को ग्रहण किया गया। इसीलिए भारत का संविधान आज आधुनिक संविधान, आधुनिक समय का सबसे अच्छा संविधान है। देखिए, कुछ संविधान, संघ के कुछ संविधान ऐसे हैं जिसमें समस्याएं हैं, कुछ एकात्मक संविधान ऐसे हैं जिसमें समस्याएं हैं, लेकिन भारत का संविधान आज समय के अनुसार बहुत ही सही है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कठोर की बात की जाए, कठोर कैसे होगा? जैसे देखिए, कोई भी कठोर है या लचीला, ये पता लगाने के लिए आप उस संविधान की संशोधन प्रक्रिया को देखिए। अगर संशोधन प्रक्रिया में आपको लगता है कि आसानी से संशोधन किया जा सकता है तो वो लचीला संविधान है।
अब अगर संशोधन करने की प्रक्रिया कठिन है, जटिल है, तो वो कठोर है। जैसे अमेरिका का संविधान यहाँ कठोर है, 2/3 बहुमत दोनों संसद के दोनों जो हाउसेस हैं, दोनों सदन हैं, वहाँ से पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से, और 50% राज्य की भी, जो राज्य में विधानमंडल हैं, उनकी भी सहमति होनी चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ से पास हो गया, राज्य में गया, अगर बाय द वे राज्य में उसमें किसी राज्य में विधानमंडल विघटित हो गया है, भंग हो गया है, तो आगे बढ़ा ही नहीं, तो संशोधन प्रक्रिया और जटिल होती चली गई। या 1 या 2 अमेरिका के संविधान में 1 या 2 राज्य, 1 या 2 से अधिक राज्य मांग करें संविधान का, तब संशोधन वहाँ किया जा सकता है। अब वो मांग करेंगे, फिर से दोनों हाउसेस से पास होगा, फिर राज्य में जाएगा, फिर पास होकर आएगा, तब जा कर के लागू होगा। तो आप देखिए यहाँ संशोधन की प्रक्रिया सबसे जटिल है, इसीलिए अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है विश्व का। अब लचीलेपन की बात करें तो जो ब्रिटेन का संविधान है सबसे ज़्यादा लचीला है। संसद अपने आप जो भी चाहती है वो संशोधन कर देती है, क्योंकि आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये संविधान में संशोधन करने के लिए कितना पावरफुल होंगे, इसकी बात आप जान सकते हो। अब भारत की बात आती है कि भारत की स्थिति कैसी है, तो मैं आपको बता दूं, भारत दोनों का मिश्रण है। ये देखने के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं। साधारण संशोधन, किसी राज्य का नाम, किसी राज्य की सीमा निर्धारण, ये सारी चीज़ें साधारण संशोधन, दोनों संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। तो इससे पता चलता है ये लचीला है। 2/3 लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से भी पास हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये अमेरिका का कंडीशन है, देखने को मिलने लगा। 2/3 दोनों संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करें, और राज्य के विधानमंडल भी 50% अगर पास करें, तो आपने देखा संशोधन के आधार पर भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण हो गया। मैं बता दूं, भारत के संविधान में संशोधन की बात अगर कही जाए तो बहुत ही शुरुआती दौर में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत चढ़ाव उतार हुआ, और केशवानंद भारती का जब मामला आया 1973 में, तब ये बात कही गई कि भारत का जो पार्लियामेंट विधायिका जो है, भारत के संविधान में मूल ढांचा का परिवर्तन नहीं कर सकती, बाकी संशोधन कर सकती है। इसके पहले तमाम केस थे जहां बहुत चढ़ाव उतार न्यायपालिका और विधायिका का चला। हम संशोधन पे एक वीडियो बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे जहां आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ लचीला और दोनों कठोर का दोनों मिश्रण हो गया। कैसे, ये आपने देख लिया। भारत में संशोधन की प्रक्रिया मैंने बता दी कैसे है। अब आगे देखते हैं एकात्मक से युक्त संघात्मक। भारत का संविधान जो है एकात्मक से युक्त संघात्मक है, मतलब संघात्मक तो है लेकिन एकात्मक की भी उसमें देखने को मिलती है। जैसे संघात्मक कहाँ का है ये जान लीजिए, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। एकात्मक कहाँ का है, ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल और न्यूजीलैंड। अब आइए देखते हैं संघात्मक की क्वालिटी क्या होती है, लक्षण क्या होता है, और एकात्मक का लक्षण क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टॉपिक हमारी है इतनी, ये है लक्षण संघात्मक का। संघात्मक के क्या क्या लक्षण होते हैं। एक लिखित संविधान होना चाहिए, 2 सरकारें होनी चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और दोनों राज्य और केंद्र दोनों में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो वहाँ कभी भी संघात्मक
संविधान नहीं बन सकता। यहाँ जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है वहाँ डिक्टेटरशिप देखने को अक्सर मिल जाएगी। और संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान का कठोर होना, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था। और देखिए एकात्मक की क्या क्वालिटी है ये देख लीजिए एक बार। ये है पूरा क्या होना चाहिए, एकल नागरिकता, एक संविधान, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका यानी सिंगल न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल का प्रावधान, अखिल भारतीय सेवा। तो ये चीज़ें देखिए, दोनों चीज़ें यहाँ से, जैसे आपने कहा अभी लिखित संविधान भारत का है, आपका यूएसए का भी है, कनाडा का भी है, ब्रिटेन का लिखित है। देखिए एकात्मक की क्वालिटी भी इसमें का संघ की क्वालिटी मिल गई, यहाँ से लिखित संविधान हो गया। दो सरकार यूएसए में है, यूएसए में 2 सरकार है, केंद्र और राज्य, वहाँ 2 संविधान है, दोहरी नागरिकता है, वो संघ की क्वालिटी है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में 2 सरकारें तो हैं लेकिन संविधान देखिए सर्वोच्चता है, संविधान एक है। यहाँ एकात्मक का रूप ले लिया, संविधान एक हुआ, दोहरी सरकार संघ का रूप ले लिया, शक्तियों का विभाजन संघ की क्वालिटी हो गई। और एकहरी नागरिकता, ये देखिए एकात्मक का रूप तुरंत आ गया, भारत में एकहरी नागरिकता है, शक्तियों का विभाजन भारत में है राज्य और संघ में, संविधान की सर्वोच्चता अपने यहाँ है, संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो एकात्मक का भी रूप ले रहा है, संघात्मक का रूप ले रहा है। अब देखिए एक संघात्मक की तो क्वालिटी आपने देख ली, अब आइए एकात्मक की क्वालिटी देखते हैं। एकहरी नागरिकता भारत में भी है, एक ही संविधान है, 2 संविधान नहीं है। लगभग यूएसए में देखिए क्या है, 2 संविधान है, राज्य का अलग केंद्र का अलग, और राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। संविधान का लचीला होना, तो ये कंडीशन देख के आपको लगी गया होगा कि थोड़ा बहुत संविधान अपना लचीला भी है। और एकहरी नागरिकता का बोलता है एक सिंगल न्यायपालिका, तो सर्वोच्च न्यायपालिका आपके पास है ही है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, भारत में जो राज्यपाल राज्य के होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। और आपातकालीन प्रावधान, भारत में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था होती है तैसे ही राज्य की जो विधायी शक्ति है वो केंद्र में चली जाती है और यहाँ से एकात्मकता का रूप देखने को मिलता है। और अखिल भारतीय सेवा, तो इसके आधार पे भारत का जो संविधान है वो क्या है, एकात्मक से युक्त संघात्मक है, ठीक है। यानी ये क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। केसी हियर जी कहते हैं भारत का संविधान क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध संघात्मक है। तो भारत के संविधान की विशेषता में चौथा पॉइंट क्या है, गणराज्य। भारत का संविधान कैसा है, गणराज्य है, भारत को गणराज्य बनाता है। अब कोई भी संविधान गणराज्य की नींव कैसे रखता है, देखिए वहाँ बता दें, वह देश गणराज्य कहलाएगा जहाँ शीर्ष पद, यानी शीर्ष पद का मतलब आप समझते हैं, शीर्ष पद का मतलब हो गया जैसे राष्ट्रपति है, पीएम है। शीर्ष पद की नियुक्ति जो हो वो वंशागत ना हो, मतलब राजा जैसे होता है ना कि कोई पुत्र राजा है तो उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसा ना हो, वंशागत ना हो, मतलब कोई भी व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठ सके, यानी उनका निर्वाचन किया जाए। अब भारत का कोई भी सदस्य इस शीर्ष पद पर, राष्ट्रपति जो है, कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है, बस संविधान में जो योग्यता दी गई है वो योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो योग्यता है तो उसे राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है, पीएम चुना जा सकता है। तो भारत में गणराज्य की व्यवस्था देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ निर्वाचन व्यवस्था है, निर्वाचित होकर के ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा और कोई व्यक्ति
प्रधानमंत्री बनेगा, कोई व्यक्ति राष्ट्र मुख्यमंत्री बनेगा। तो भारत की जो स्थिति है वो गणराज्य की स्थिति है। अब पांचवी टॉपिक जो आती है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य एवं नागरिकों के कर्तव्य। मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान में मेरे हिसाब से तो 80% बातें यही कह दी गई हैं, 70% बातें राज्य और नागरिकों के कर्तव्य के बारे में। देखिए, अनुच्छेद में मत जाइएगा क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक है ये। मूल संविधान, देखिए मूल अधिकार, अब ये नागरिकों को मिला मूल अधिकार, भाग 3 में दिया गया है। भारत के संविधान भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार मिला हुआ है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। भारत के नागरिकों को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 7 मूल अधिकार मिले थे, जिसमें एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, उसे संवैधानिक अधिकार कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। तो आइए आप देखते हैं 6 बचे कौन कौन हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में मिल जाएगा आपको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से मिल जाएगा? 25 से लेकर 28 तक मिल जाएगा। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार ये आपको मिल जाएगा 29 और 30 में। असंवैधानिक उपचार का अधिकार मिल जाएगा आपको आर्टिकल 32 में। इसी के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जब कभी कभी हमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, किसी के ऊपर केस चल रहा होता है, उसके पास ये व्यवस्था नहीं होती, उसका वकील है, तो उसे कहा जाता है कि वकील रखने का नहीं, उसे न्यायिक उपचार पाने का अधिकार है, तो यहीं से मिलता है। अब देखिए, ये भारत का संविधान है, यहाँ बनाते समय ही रख दिया गया। यूएसए का जो पहला लिखित संविधान था उसमें मूल अधिकार था ही नहीं। बाद में 10 अमेंडमेंट हुए जिनका नाम दिया गया बिल ऑफ राइट्स, उसके आधार पर वहाँ अधिकार मिले। भारत में जब संविधान बना तभी रख दिया गया। ये राज्य के पास है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में, भारत के संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका विस्तार हुआ है। इसमें कहा जाता है कि जो राज्य है कैसे शिक्षा प्रदान कराएगा, बाकी सुविधाएं कैसे देगा जनता को, इसके बारे में कहा गया। और मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार आपस में बैलेंस नहीं बनाए रहेंगे, तब तक शासन व्यवस्था सही चल सके ये संभव नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप अधिकार चिल्लाइए और दूसरे तरफ कोई देने वाला ना हो, कोई करने वाला ना हो और आपका कोई दायित्व ना हो, तो ये नहीं चल सकता। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को, नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। जैसे क्या कहा गया इसमें, कहा इसके लिए मैं अलग से वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व के लिए भी, मूल अधिकार के लिए भी और मूल कर्तव्य के लिए भी। ये सब बड़ी बड़ी टॉपिकें हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा टॉपिक में दे रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जान लीजिए। तो मूल कर्तव्य क्या है? जैसे आपका कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, राष्ट्रीय गान का सम्मान करो, एकता अखंडता बनाए रखो। ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें जो आपके भी कर्तव्य बनते हैं। खाली अधिकार मांगने से कुछ नहीं हो जाता, आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। आपने अधिकार मांग लिया, अधिकार किसके विरुद्ध मिला आपको? राज्य के विरुद्ध मिला, राज्य के विरुद्ध मिला है। और नीति निर्देशक तत्व में भी उसकी ड्यूटीज दे दी गई हैं कि तो आप भी करिए, और ये राज्य के कर्तव्य हो गए। अब आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनने चाहिए कि खाली अधिकार का ही मांग करेंगे। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य आपके जोड़ दिए गए कि आप एकता अखंडता बनाए रखो, राष्ट्रीय गान का सम्मान करो और बाकी चीज़ों का सम्मान करो। आगे है संसदीय शासन प्रणाली। मैं आपको बता दूं, जो भारत की कार्यपालिका है, इसकी जो शक्तियां होती हैं ना, वो विधानसभा और विधानमंडल में निहित होती हैं। ठीक है, तो संसदीय का शासन प्रणाली भी भारत में है। और उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में
स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये मायने नहीं रखता कि अपराध किसने किया, वह स्वतंत्र है। चाहे कोई व्यक्ति, न्यायपालिका की निगाहों में ना कोई व्यक्ति अमीर है और ना ही कोई व्यक्ति गरीब है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो समान न्याय करेगा। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा भेदभाव नहीं है कि गरीबों के साथ अलग और अमीरों के साथ अलग, या आप किसी पोस्ट पर हैं तो उसके लिए अलग। यहाँ की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, और जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है वहाँ विधि का शासन देखने को मिल जाएगा और न्यायिक सर्वोच्चता देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी संविधान का रखवाला कहा जाता है। और जब यह स्वतंत्र ही नहीं रहता तो वो उसकी रखवाली कैसे करेगा, तो इसका स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी था। तो भारत के संविधान की विशेषता में अगली कड़ी, अगला भाग क्या है, अगला पॉइंट, लोकतंत्र एवं सार्वजनिक मताधिकार। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां सरकार लोग चुन करके भेजें, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो और लोग चुन करके भेजें। संसद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो संसद है उसमें जो वहाँ के सदस्य हैं उन्हें बोलने का अधिकार दे दिया गया। और कहा गया संविधान में जो विपक्ष की भूमिका, आपको बता दें, कोई भी मेरे हिसाब से संघात्मक सरकार तब ज़्यादा बेस्ट काम करती है जब विपक्ष में कोई बैठा हो। यानी किसी देश के विकास में, या मैं अपने देश की बात करता हूँ, विकास में विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है कि विपक्ष द्वारा जो बताया जाता है, जो कमेंट किया जाता है, रोका जाता है, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, विपक्ष ही जो सरकार होती है उसे काम करने के लिए प्रेरणादायक होती है, उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें बार बार प्रतिबंधित करती है, उन्हें गलत करने से रोकती है। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं बहुमत की अनिवार्यता, अब देख लीजिए यहाँ क्या है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जटिल बना दी गई और ये कहा गया इसमें जो है विधि बहुमत होना चाहिए तभी विधि निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। संसद में सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी जो सत्ताधारी सरकार है लोकसभा में, उससे प्रश्न पूछने का अधिकार संसद के सदस्यों का है। फिर कहता है वित्त पर, यानी धन आयोग पर, वित्त पर लोकसभा और विधानसभा का नियंत्रण, यानी अगर केंद्र है तो लोकसभा का नियंत्रण, और अगर राज्य में है तो राज्य में विधानसभा का नियंत्रण देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है। खैर अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से दी हुई है। आता है प्रतिबंधात्मक व्यवस्था, यानी सरकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी विधि का शासन बना रहे, कहीं किसी में तानाशाही ना आ जाए, इसके लिए भी प्रावधान किया गया भारत के संविधान में। क्या कहा गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण बना दिया गया, जो भारत सरकार पर नियंत्रण करने के लिए माना जाता है। स्वतंत्र एवं स्वयं निर्वाचन आयोग, यानी निर्वाचन के समय आसानी से या स्वतंत्र रूप से निर्वाचन हो सके, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, भेदभाव का समय ना आए, इसीलिए इस निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये भी सरकार पे कहीं ना कहीं बैन करता है, सरकार पे प्रतिबंध लगाता है। और सरकार से सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ये भी कहीं ना कहीं सरकार पर प्रतिबंध ही लगाता है। वित्त पर का मतलब लोकसभा और विधानसभा का नियंत्रण, ये भी प्रतिबंध ही है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा लोगों द्वारा चुन कर ही जाते हैं। और देखिए यहाँ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटाने का प्रस्ताव, यानी अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो जो सरकार होगी उस समय वो सरकार हटाई जा सकती है और पुनः चुनाव करवाया जा सकता है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है शासन के सहयोगी अंग। अब मैं बता दूं कि शासन करने के लिए, मैं पहले ही टॉपिक में मैंने बता दिया, शासन के सहयोगी अंग भी बहुत सारे हैं जो शासन करने में सहायता करते हैं, जैसे महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं जीएसटी अभी जल्द में ही बन गया, भाषा आयोग। ये शासन करने में सरकार की मदद करते हैं।
तो इस प्रकार 10 टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब संविधान की विशेषता में 11वां जो है वो क्या है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान में संशोधन किया गया 73वां और 74वां, और संशोधन के बाद ये त्रिशासन प्रणाली स्वीकार की गई। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया और प्रावधान किया गया। और इस प्रकार भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, पहले मैं बता दूं आपको कि उधर क्या कहते हैं, पहले से केंद्र और राज्य था ही, अब यहाँ पंचायत राज भी आ गया, तो त्रिस्तरीय हो गई शासन व्यवस्था यहाँ। और भारत के संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षोपाय, मतलब होता है उनके रक्षा के उपाय किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल जाता है, ये प्रावधान भारत में है अल्पसंख्यकों के लिए। छूट उन्हें मिल जाती है, नौकरियों में और भी तमाम चीज़ों में छूट मिल जाती है, जिससे उन्हें बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। अब कमज़ोर वर्गों के लिए भी आरक्षण है यहाँ। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में आपने सुना ही होगा कि श्रवण के लिए भी 10% आरक्षण लगा दिया गया। मान लिया गया जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो धन से हैं कमज़ोर हैं जनरल में, उन्हें भी आरक्षण दे दिया गया। ये पहले से अगर उपाय ना रहा होता, ये होता खाली अल्पसंख्यकों को ही आरक्षण मिलेगा, तो कभी भी कमज़ोर वर्ग जनरल जो होता, उसे कमज़ोर वर्ग जो होता उसे आरक्षण मिलने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ये प्रावधान पहले से ही था भारत के संविधान में। और यहाँ देखिए आपातकाल का प्रावधान, भाग 18 और आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल का प्रावधान किया गया। हमारे यहाँ 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं, 3 प्रकार का आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक सत्ता विफल होने पर राज्य में आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है कि 352 में दिया गया है, 3 प्रकार से हो सकता है, लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध हो या युद्ध की आशंका हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो। और राज्य में जो है संवैधानिक सत्ता विफल हो जाने में अगर कोई लगे कि राज्य में सही रूप से जो सरकार है वो कार्य नहीं कर पा रही है, तो उसके विफल होने पर भी क्या बोलता है, उस राज्य में सिर्फ उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल तो आवश्यकता के अनुसार राज्य के पूरे भाग में लग सकता है या उस भाग में लग सकता है जहाँ जरूरत हो। लेकिन संवैधानिक जो विफलता के आधार पर राज्य पे जो आपातकाल लगेगा 356 के आधार पर, वो उस राज्य में लगेगा। वित्तीय आपातकाल जब कभी लगता है आर्थिक स्थिति किसी देश की बिगड़ जाती है, तो वहाँ वित्तीय आपातकाल, क्योंकि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है, ये तो कई बार लग चुका है, ये भी लग चुका है कई राज्यों में, और लेकिन ये कभी नहीं लगा अभी तक भारत में। तो ये हो गया भारत के संविधान की विशेषता। 14 टॉपिक मैंने देखिए बताया था। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लगभग मैंने पूरी टॉपिक कवर की है। और जो भी इसके आगे है, जैसे अलग अलग भी इनका जो प्रावधान है, जैसे आपातकाल का प्रावधान है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ों का अलग अलग भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और भारत के संविधान की विशेषता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, नोट करिए और याद रखिए।